हेलो, स्वागत है आप सबका फिर से एनआई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर को, जिसमें से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये दूसरा पार्ट है 21 से लेकर 40 तक का, क्योंकि बहुत लॉन्ग जा रहा है, जिसको हम डिटेल में कर रहे हैं। और अगर आपको शॉर्ट में भी देखना है कि सारे ऑप्शंस के आंसर्स क्या हैं, तो इसका शॉर्ट वीडियो भी मतलब शॉर्ट वर्जन भी बना चुके हैं, जिसमें सिर्फ आंसरिंग करते हैं। तो वो आंसरिंग का वीडियो वाला लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें से आप जा सकते हैं और फटाफट अपने वीडियो अपने सारे आंसर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस किए थे। एनालिसिस के आधार पर हम लोग बता दिए थे कि इसमें कितने 6 चैप्टर से आया हुआ है, 3 फिजिकल केमिस्ट्री से, 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से, उसके बाद आया कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसके बाद हेलो एल्केन एंड एरिन से। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स मिला के 10 क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसी से जो फिजिकल केमिस्ट्री है उससे आया है आपका 9 2 11 2 नंबर के क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस आया हेलो एल्केन एंड एरिन से, 7 क्वेश्चंस आया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 5 नंबर का क्वेश्चन आया है 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 4 आया है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओवरऑल क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट लेवल का है, यानी कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जिन बच्चों ने जिन चैप्टर्स को पढ़ा है उनको ईजिली कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने जिन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है उनको वो मुश्किल लगा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर। और हम जो पढ़ा रहे हैं 100% मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के एक लाइंस को पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, आपको डिटेल में समझाने के लिए। चलिए, हम 1 से 20 तक आंसर कर चुके हैं। इसका फास्ट आंसरिंग भी करेंगे, लेकिन हम लोग चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ आइए। हाँ तो बच्चों आइए 21 नंबर को समझते हैं। 21 नंबर में क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण 2.83 BM बोर मैग्नेट्रॉन निम्नलिखित में से किस आयन द्वारा दर्शाया गया है? मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 BM इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस? किस आयंस के द्वारा बोर मैग्नेट्रॉन जो है, मैग्नेटिक मोमेंट किसको कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण किसको कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण ये जो होता है ऑर्बिटल्स में सिंगल पेयर के कारण, ऑर्बिटल्स में सिंगल पेयर के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसका मान निकालते हैं n इंटू n प्लस 2, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। इसके लिए हमको देखना पड़ता है डिटेल में इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आइए पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Ti, Ni, Cr एंड Mn। तो सबका पहले तुमको पता होना चाहिए, क्या सबका पता होना चाहिए आपको एटॉमिक नंबर। Ti का एटॉमिक नंबर है 22, Ni का एटॉमिक नंबर है 28, Cr का 24, Mn का 25। और इसका आर्गन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2d2 Ti का, निकेल का है 4s2d8, क्रोमियम का है 4s1d5 3d5, 4s2 3d5 है मैंगनीज का, ठीक है। इनमें से अगर टेलुरियम से अगर Ti से अगर क्या चल जाए, Ti से अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या बचेगा? 3d1, क्या बचेगा? सिर्फ 3d1। निकेल में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो क्या बचेगा? 3d8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो किससे जाएगा? 4s से जाएगा। किससे जाएगा? 4s से जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्रोमियम से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बचेगा? 3d4। उसी तरह मैंगनीज से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना बचेगा? 3d5। अब हम देखेंगे कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कितना? 2.83। तो एक सिंपल सा रूल याद करना है, डेसिमल के आगे जितना नंबर आ रहा है उतना फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होता है, डेसिमल के आगे जितना नंबर आ रहा है उतना अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2 आया है तो यानी कि 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। n का मान कितना होगा? 2, ठीक है। n का मान कितना आएगा इसमें? 2। तो हमको पता लगाना है कि n बराबर 2 किसका आएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका? 2 आएगा। तो सबका हम लोग डिजाइन देखेंगे ऑर्बिटल्स में। सबसे पहले देखिए इसका D1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही है। उसी तरह दूसरा देखिए D8 को देखिए, ठीक है। इसको मैं फिर से बना देता हूँ। ये लीजिए, डी ऑर्बिटल में कितना घर होगा? 5 ऑर्बिटल्स होगा सब सेल में, डी सब सेल में,
ठीक है। अगर D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, तो ये D1 में है तो इसका आघूर्ण कितना आएगा, √2, ठीक है। 1 × 1 + 2 यानी कि √3, जिसका मान आएगा 1.73, ठीक है, किसका, D1 के लिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या आया है, D4 का पहले कर लेते हैं। क्रोमियम का D4 आया है 1 2 3, ठीक है, 4, तो इसका मान आ जाएगा किसका, म्यू का मान आ जाएगा इसका 4 + 4 + 2 6, यानी कुछ आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, ये मान आएगा। इसका 4 पॉइंट हो गया, हाइयर हो गया। अगर 4 का हाइयर हो गया तो 5 का भी हाइयर होगा, 5 का भी क्या होगा, इससे हाइयर होगा। म्यू बराबर 5 का भी क्या होगा, उससे हाइयर होगा। 5 करेंगे और 5 2 7 करेंगे तो इसका 5 दशमलव कुछ आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी कौन कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, टेलेरियम नहीं होगा, क्रोमियम नहीं होगा, मैंगनीज नहीं होगा। बचा कौन, Ni हो जाएगा, लेकिन उसको फिर भी देख लेते हैं कितना बचा है, D8 तो 6 7 8, कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2, तो इसका अगर म्यू निकालोगे तो √2 + 2 + 2 जो क्या आ जाएगा, √4 दूनी 8, जिसका मान आएगा 2.7 नहीं 2.83, ठीक है। तो ये मान आएगा किसके लिए, Ni के लिए, ठीक है, Ni के लिए होगा, ठीक है। तो 21 का आंसर होगा, आंसर बी, निकेल +2, तो ये 21 का आंसर है। चलिए इसके बाद जाएंगे हम लोग 22 नंबर पर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैदोलीनियम, ठीक है। गैदोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब गैदोलीनियम किस का नाम है भाई, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, GD, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैदोलीनियम, GD। ये कितने नंबर का एलिमेंट है, ये कितने नंबर का एलिमेंट है, बस इतना याद होना चाहिए आपको। कितना है, 64, कितने नंबर का है, 64। इससे पहले कौन आता है, जेनॉन आता है, कितना है इसका, 54। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से शुरू करेंगे 54 के बाद, यानी कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या बनना पड़ेगा, पहले 4s। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये किस पीरियड में आ गया, पीरियड नंबर 6 में आ गया है ये, ठीक है। आप अगर ध्यान देंगे तो ये क्या है, पीरियड नंबर 6 में आ गया है गैदोलीनियम। कहाँ गया, जेनॉन, पीरियड नंबर 5 यहाँ खत्म हो गया, इसके बाद आएगा गैदोलीनियम। कहाँ पे आया है गैदोलीनियम, यहाँ से देखिए, आपको कहीं दिख रहा है, आपको अगर कहीं दिख रहा है तो बता दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 64 दिख रहा है, 64 यहाँ पे है, यानी कि F ब्लॉक में, ठीक है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है, जब 5 पीरियड खत्म हो जाता है तो 6s2 स्टार्ट होता है, 6s, उसके बाद 5f, उसके बाद नहीं सॉरी 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p आता है, ठीक है। 6 पीरियड में ये पैटर्न चलता है। 7 पीरियड में 7s, 5f, 6d, 7p। तो अब इलेक्ट्रॉन भी उसी के आधार पे बढ़ेगा, क्या है, पहले आएगा 6s, क्या आएगा, 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना बचा, 8 बच गया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 और 8, ठीक है। अब रही बात, इसमें कोई एक्सेप्शनल तो नहीं है, एक्सेप्शन तो नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन वाला बात तो नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये बात। अगर ये नॉर्मल नियम से कीजिएगा तो ये होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें, डी में, किसमें जाता है, तो डी में, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या है, 6s 2, जो 5d है 1 एंड 4f, f तो पहले आएगा ना, ठीक है, 4f 7 5d 1, ठीक है, 5d 1। आपको ये एक्सेप्शनल पार्ट सब याद रखना पड़ेगा। f ऑर्बिटल, f ब्लॉक में इस तरह के एक्सेप्शनल्स हैं, ठीक है, तो वो बात को ध्यान रखिएगा। तो एक्सेप्शनल हो नहीं रहा है ना हो रहा है, बात है, जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका आंसर ऐसा हो रहा है।
एक्सेप्शनल पार्ट है, तो ये बात आपको याद रखना है कि डी में भी एक पार्ट गया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो क्या भरिएगा, पहले 6s में भरिएगा, फिर 4f में भरिएगा, फिर 4 5d में भरिएगा, फिर 6p में भरिएगा, फिर 7s 5f 6d, फिर 7p। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि स्टेबिलिटी किसका, इसका हाफ फिल का स्टेबिलिटी, यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। एफ में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। आधा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितना होता है, 7। 7 क्या है, स्टेबल है, कितना से, 8 से। 8 इलेक्ट्रॉन भरने से ज़्यादा स्टेबल कौन है, 7 इलेक्ट्रॉन भरना। 8 इलेक्ट्रॉन भरने से ज़्यादा स्टेबल कौन है, 7 इलेक्ट्रॉन भरना। तो इसलिए ये क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन भरता है, 1 इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है, वो बात याद रखिएगा। जब भी हाफ फिल फुल फिल के पास जाइएगा, थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शनल मिलेगा आपको। तो ये क्या है, गैडोलियम का, ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट, 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह यौगिक जो अचुंबकीय और रंगीन दोनों रूप में है। ठीक है, क्या है, अनुचुंबकीय मतलब कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक है। दूसरा क्या है, कलर्ड है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में से समझ में जो यौगिक है, ठीक है, तो उन यौगिक में से आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड है जो क्या है, कलर्ड भी है और पैरामैग्नेटिक भी है। कौन है कलर्ड और पैरामैग्नेटिक है, बताइए, आपको इनमें से कोई दिख रहा है जो कलर्ड भी है और पैरामैग्नेटिक भी है। कलर्ड होने का क्या शर्त था, कलर्ड होने का क्या शर्त था, कलर्ड होने का शर्त था कि डी डी ट्रांजिशन, किसका, इलेक्ट्रॉन का, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन से क्या आता है, कलर। ठीक है, ये अमेरिकन कलर लिख दिया मैंने। ठीक है, और दूसरी बात, पैरामैग्नेटिक किससे होता है, पैरामैग्नेटिक किससे बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, डी ट्रांजिशन से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, कौन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। आप तो उन दोनों में से मिलाइए कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किस में ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे K2Cr2O7 में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट उसी मेथड से निकालना है जो मैंने पहले बताया थोड़ा देर पहले, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था। किसमें पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था किसका, Fe का, उसी तरह से आपको निकालना है किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं, आप देखते रहिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 26 नंबर। ठीक है, 26 यानी कि 23 नंबर। तो K2Cr2O7, K2Cr2O7, K2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2, 1 × 1 2, 1 × 2 2, इसका 7 दूनी 14, -14। ठीक है, इसका हो गया 2x। सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर निकल जाएगा आपका कितना, 6। कितना निकल जाएगा, +6। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। ठीक है, इसी तरह कौन है, और NH4 ट्वाइस है, TiCl6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये -6, ये +2 और ये x। तो यहाँ से प्लस प्लस करके बराबर 0 लिखिए, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका +4। क्या आ जाएगा, +4। ये है +4, ये है +6। ठीक है, +6 नहीं दिख रहा है क्या, +6 +4। ठीक है, उसी तरह VOSO4 में आइए, कैसे होगा, VOSO4 में देखिए, V दिख रहा है आपको, साइड हो जा रहा हूँ मैं, OSO4। तो SO4 का कितना होता है, -2। O का क्या होता है, -2। ये x है बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +4। तो इसका भी कितना मान आया है, +4। V का भी +4। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, CN का -4,
Cn का -1 होता है, इंटू 4 -4 x प्लस 3 तो बराबर 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, x का मान आ जाएगा आपका 1 और पॉजिटिव चार्ज यानी +1 है, ठीक है, +1। अब इन चार्ज के बाद फिर हमको इनका क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, जिसमें हमको देखना पड़ेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। जैसे कि ये क्या है, Cu+1 स्टेट में आया, Cu+1 स्टेट में आया तो इसका क्या होता है, हम रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। Cu+1 स्टेट में आया तो इसका क्या है, 3d10 है, ठीक है। Ti+4 स्टेट में आया तो इसका क्या है, 3d0 है, ठीक है। ये Cr कितना है, +6 में आया तो इसका भी क्या है, 3d0 है, ठीक है। Bo+4 में आया तो इसका क्या है, 3d1 है, ठीक है, क्योंकि V का जो है वेनेडियम जो है कितना नंबर पे है, 23 नंबर पे है। 23 नंबर पे है, 2 s का इलेक्ट्रॉन है और 3 d का इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो किस में रहेगा, d ऑर्बिटल में। d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कौन दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। ट्रांजिशन के लिए चाहिए कलर, जो कि क्या चाहिए, d ऑर्बिटल में dd ट्रांजिशन, यानी d ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनमें से a और b कट गया, क्योंकि दोनों में 0 इलेक्ट्रॉन है। a और b कलर नहीं शो करेगा तो ये दोनों हट गया। नेक्स्ट देखिए, C और D में दोनों में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको पैरामैग्नेटिक के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये D10 है। D10 में 5 ऑर्बिटल होता है, 5 दूनी 10, पूरा का पूरा भरा हुआ है। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी अयुग्मित नहीं है। 5 हो गया, पांचों में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये हो गया D10। तो ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें है, सिर्फ सी में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको ध्यान देना है, क्या बोला है, पहला चीज कलर होना चाहिए। कलर यानी कि रंग होने के लिए क्या चाहिए, डी ट्रांजिशन। रंग होने के लिए क्या चाहिए, डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का डी में क्या होना चाहिए, इधर से उधर होने का संभावना होना चाहिए। दूसरा, पैरामैग्नेटिक होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों बात। और सबसे पहले इसमें दोनों चीज निकालने से पहले सबसे पहले इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ये मल्टीपल वर्क करने के बाद ही इन क्वेश्चंस का आंसर आता है, इसलिए आपको हर एक डायमेंशन में सीखना जरूरी है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी अच्छी तरह से सीखना जरूरी है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से सीखना जरूरी है, और सबका एटॉमिक नंबर याद होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो आपका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं कह सकते हैं, डी ट्रांजिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब नहीं कह सकते, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा बातें करें, बहुत ज़्यादा बातें करें, एक्स्ट्रा बातें करें तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर लें, ठीक है। जलीय माध्यम में कौन सबसे कम स्थिर है, जलीय माध्यम में कौन सा सबसे कम स्थिर है, इनमें से कौन जो है सबसे कम स्थिर है। विच इज लिस्ट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, विच इज लिस्ट स्टेबल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में कौन लिस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्वस मीडियम में जाने पे कौन रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। Fe+2 है, CO+2 है, Na+2 है और Mn+2 है, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो क्या करेगा, एक्वस में जाने से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, कम स्थिर है। जलीय माध्यम में कौन सा सबसे कम स्थिर है, किसको कम स्थिर है, यानी कि कौन जल में जाके जल्दी से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, किसी तरह का, ठीक है। तो Mn+2 का पहले देखिए, Mn+2 का हम डायरेक्ट अब क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। Mn कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5 है, क्या है, D5 है, D5 3d5। 3d5 में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। ये क्या है, हाफ फिल है, ये हाफ फिल है, तो ये क्या है, स्टेबल होगा, क्योंकि हाफ फिल जो है Mn का स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा निकेल को देख लीजिए, ठीक है, कितना है, D8 है, कितना है, 3d8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, 3d8 है, 3d8, ठीक है। 8 हो गया, 2 उसका खाली रहा। कोबाल्ट को देख लीजिए, कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट का क्या कंडीशन है, D7 है, 3d7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5
6 7, 3d7, ठीक है। अब आयरन का भी देख लीजिए, ठीक है। सबका पहले स्टिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि अनस्टेबिलिटी के कारण क्या होगा। आयरन का क्या होता है, 3d6 होता है। क्या होता है, 3d6, 3d6। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और एक 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि D5 है, हाफ फिल है, स्टेबल है। इसमें अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब हाफ फिल होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब हाफ फिल होगा। लेकिन आयरन में देखिए, इसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, D5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3d6 से 3d5, जो कि क्या है, मोर स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। स्टेबल में स्थिर है। क्या है, स्थिर, ये अधिक स्थिर है। तो Fe+3 ज़्यादा स्थिर है। कौन है, Fe+3 ज़्यादा स्थिर है। Fe+3 ज़्यादा स्थिर है, इसलिए जो Fe ही जो है क्या करेगा, वो पानी में सबसे कम स्थिर रहेगा और क्या करेगा, अपने आप को जल्दी से जल्दी क्या बना लेगा, Fe+3 बना लेगा। Fe+3 बना लेगा, समझे। इससे उतना कोई खास प्रभाव नहीं बनेगा। ये 3d7 से 3d6 बनेगा, 3d8 से 3d7 बनेगा। इससे कोई खास स्टेबिलिटी नहीं आएगा। लेकिन Fe का देखिए, Fe क्या होगा, 3d6 से 3d5 बनेगा, हाफ फिल हो जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, अर्धपूर्ण हो जाएगा। समझे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अर्धपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा Fe, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसे आसानी से अपचयित किया जा सकता है। अपचयित यानी रिड्यूस किया जा सकता है। अपचयित यानी कि रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड, ठीक है। रिड्यूस किया जा सकता है यानी कि किसको इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, इजीली किसको इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, यानी कौन रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उसको उतना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है इजीली, ठीक है। तो यहाँ देखिए, CO का क्या है, चार्ज कुछ नहीं है तो इस पे चार्ज आएगा 0। CO का कोई चार्ज नहीं है तो FF भी चार्ज आएगा 0। CO का कोई चार्ज नहीं है तो बाहर में जो चार्ज है, प्लस चार्ज है, वही चार्ज आएगा यहाँ पे +1, ठीक है। VO का क्या है, चार्ज 0। तो रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाना, ऑक्सीकरण संख्या को क्या करना, घटाना, ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना, ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना, ठीक है। तो इनमें से किसका ऑक्सीडेशन स्टेट को कम किया जा सकता है। 3 चीज तो ऑलरेडी क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, उससे नेगेटिव जाएगा नहीं। मेटल है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा मेटल का। तो इसमें से एक ही है जो कोबाल्ट है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसी को रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के थ्रू आपको जो मेटल है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में उस मेटल, सेंट्रल मेटल एटम को आपका चार्ज निकालने आना चाहिए। CO का जो चार्ज होता है, CO पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। CO पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज इस पे क्या होता है, 0। आवेश क्या होता है, 0। आवेश होता है इस पे 0, ठीक है। जब कोई आवेश नहीं होता है तो इसी कारण से उसके जो सेंट्रल एटम है, समझे, जो अंदर में एटम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, उसमें भी कोई क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। सिर्फ चार्ज किस पे, कोबाल्ट पे है, क्योंकि क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज है, तो इसलिए क्या होगा कि इस पे +1 चार्ज है और यही रिड्यूस हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड इजिली। तो कोबाल्ट ही +1 पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वही रिड्यूस्ड हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा बात। रिड्यूस कौन होगा, जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि प्रथम ट्रांजिशन जो सीरीज है वो कौन सा है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। इसको बार बार हम कई बार बता चुके पिछली बार में, ठीक है। कि धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 BM है, अतः इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात एक बार हम पहले भी कर चुके, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इसका मान कितना है, 2.83 है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसका फॉर्मूला होता है √N × N+1, और ये N क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है उस वही क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट बनाने के लिए, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट बनाने के लिए, ओ सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 26 ही है अभी सामने। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सॉरी 26, ओ सॉरी मैं 27 पढ़ लिया हूँ, 26 में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं इसको सुधार कर लेने का। चलिए यहाँ ये 26 को पढ़ते हैं। 26 लोहे में सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, लोहे मतलब Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन के बाद 4s2 3d6, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा स्थिर है ये बोला है, ठीक है। तो नकारात्मक तो होगा नहीं, तो क्या है सकारात्मक की, सकारात्मक में देखते हैं Fe+2 और Fe+3 का, नकारात्मक तो होगा नहीं Fe+2 और Fe+3 का। तो Fe+2 में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गया तो किससे जाएगा, S से जाएगा, तो क्या बनेगा 3d6। Fe3 में देखते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किससे जाएगा, D से जाएगा, तो 3d5, 3d5, ठीक है। तो इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, 3d6 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, d सबसेल में, ठीक है। और इसमें 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, हाफ फिल है, ये क्या है हाफ फिल, अर्धपूर्ण है, ठीक है, अर्धपूर्ण, ठीक है। हाफ फिल के लिए कौन सा वर्ड आया है, हाफ फिल के लिए जो वर्ड आया है, सॉरी हाफ फिल के लिए एक वर्ड है जो अर्धपूर्ण हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हाँ अर्धपूर्ण, ठीक है सही है। तो अब यहाँ देखिए हाफ फिल्ड, तो ये बात याद रखिएगा, हाफ फिल्ड जो है मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड। पार्शियल फिल्ड मतलब कि थोड़ा सा ये भरा हुआ है या फिर ज़्यादा भरा हुआ है, आधा से तो उससे ज़्यादा स्टेबल है। और इससे ज़्यादा स्टेबल कौन है, फुल फिल्ड, कौन, फुल फिल्ड। अगर पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसमें तो वो ज़्यादा स्टेबल है, किससे, हाफ फील्ड से। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है पार्शियल फील्ड से, यानी थोड़ा मोड़ा इधर उधर भरा हुआ है, आधा पूरा पूरा भरा हुआ नहीं है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये कम स्टेबल है क्योंकि इसमें आधा से ज़्यादा भरा हुआ है, ना ही पूरा भरा हुआ है ना ही आधा भरा हुआ है, तो ये इसको कहेंगे पार्शियल फील्ड। पार्शियल फील्ड किसको कहेंगे, ना पूरा ना आधा, ना पूरा ना आधा भरा हुआ, ना पूरा ना आधा भरा हुआ जो भी होगा उसको कहेंगे पार्शियल फिल, ठीक है। तो हाफ फिल ज़्यादा स्टेबल है किससे, पार्शियल फिल से, तो Fe+3 ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 3 आंसर होगा, ठीक है, +3। नेक्स्ट आइए जो हम पहले बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 27, जिसको मैंने पहले पढ़ लिया था गलती से। प्रथम संक्रमण श्रेणी में के धातु आयन के चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 2.83, और द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल आयन और फर्स्ट ट्रांजिशन इज 2.83। तो मेटल आयन का क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट बोला है, और क्या बोला है, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, जिसको किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। इसका मान कितना आया है, 2.83 आया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है n × n+1, और n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, n बराबर यहाँ पे होगा n बराबर 2 होगा। जो भी मान पहले आ रहा है पूर्णांक से पहले आएगा n बराबर वही होगा, जो भी मान पूर्णांक से पहले आ रहा है n बराबर वही होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पूर्णांक से पहले जो भी मान आ रहा है वही होगा n बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 2। तो n बराबर 2 बोला है किस में होगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 2 होंगे, ठीक है, ये इजी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बोला है तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। दिस वन इज इजी। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर नंबर 9, COCl NH3 5+2 संकुल आयन में
CO का ऑक्सीकरण, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स COCl NH3 5+2। ठीक है, तो इसमें बोला ऑक्सीकरण नंबर, फिर से बता देते हैं। ऑक्सीकरण नंबर निकालने के लिए आपको सिंपल सा मेथड पकड़ना पड़ेगा। क्या सिंपल सा मेथड? ये है कि आपको सब में एक मार्क देना पड़ेगा 5, और आपको पता होना चाहिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग। ठीक है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 0। Cl का -1, क्योंकि Cl -1 होता है तो Cl का -1। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? जो इस डब्बा के अंदर है उसको बराबर के एक तरफ लिखेंगे, और जो चार्ज है उसको बराबर के अगले तरफ लिखेंगे। ठीक है, +2 है तो +2 लिखेंगे। ठीक है, +2 है तो +2। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको मान लेंगे हम लोग x। ठीक है, तो x माइनस प्लस -1 प्लस NH3 कितना है? 5 गुना कितना है उसका मान? 0, तो बराबर कितना होगा? +2। तो ये हो जाएगा x -1 बराबर +2। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 = +3, यानी कि क्या है? 3। कितना मान होगा इसका? +3। ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपने पढ़े रखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको मुश्किल लगा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। आगे आइए, ये बात समझ में आ गया? क्या करेंगे? जिसका निकालने वाला है उसको x मानेंगे, बाकी सबका चार्ज के हिसाब से हमको मानेंगे। NH3 पे कोई चार्ज होता है? नहीं होता है, तो कितना उसका मान होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। Cl पे कोई चार्ज होता है? होता है। कितना? Cl -1, तो उसका -1 होगा। और ये जो डब्बा के बाहर जो है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, समझे? कोऑर्डिनेशन संकुल, समन्वय संकुल जो है, समन्वय संकुल के बाहर जो चार्ज है उसको बराबर के उस पार लिखेंगे। समझ में आई बात? उसको बाहर लिखने के बाद इसको इस इक्वेशन को बैठा देंगे, जितना इधर का चार्ज है सबको जोड़ देंगे। x -1 + 5 × 0 0 हो जाएगा। x -1 बराबर +2, x बराबर 2 + 1 = +3। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही डिटेल में समझा रहे हैं, इससे आपका टॉपिक भी क्लियर होगा अगर आप इस टॉपिक में कमजोर हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंडी लिंगों का युग्म है? उभयदंडी लिगैंड किसको कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंती लिगैंडों का युग्म है? विच इज अ पेयर ऑफ एम्बिडिएंट लिगैंड्स among the following। इनमें से कौन एम्बिडिएंट लिगैंड्स है? पहली बात तो लिगैंड्स आपको पता होना चाहिए। इसके लिए लिगैंड्स किसको कहते हैं? लिगैंड्स किसको कहते हैं? लिगैंड्स कहते हैं मेटल के साथ, ठीक है, जो भी क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड कितने होते हैं? एक मेटेलिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और एक है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें क्या होता है कि ये एलिमेंट अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है यही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। समझे? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। किसी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों को कौन शेयर करता है? और जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो क्या करता है? बिहेव करता है कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, लेकिन यह होता है इसमें एक ही एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और जो शेयर करता है उसी को क्या कहते हैं? लिगैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगैंड्स कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। जो शेयर करता है उसी को क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए बोला है कि उभयदंती लिगैंड। उभयदंती लिगैंड किसको कहते हैं? उभयदंती लिगैंड वह लिगैंड जो 2 अलग अलग कॉल आया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, जो 2 अलग अलग पोजीशन से बॉन्ड बना सके उसे उभयदंती लिगैंड्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग CN। ये आपको पता होना चाहिए। उभयदंती लिगैंडों का एग्जांपल है CnNO2। समझे? ऑप्शन नंबर 1
आंसर होगा ए। Cn, Cn में है Cn माइनस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कभी Cn की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो कभी N की तरफ से बॉन्ड बनेगा, यानी कभी क्या बनेगा, M Cn का बॉन्ड बनेगा और कभी बनेगा M Nc का बॉन्ड बनेगा। किसका बनेगा, Nc का बॉन्ड बनेगा। समझ में आई बात। उसी तरह कौन है, दूसरा है NO2, कौन है NO2, NO2 माइनस। तो इसमें भी कभी कभी क्या होगा, MONO का बॉन्ड बनेगा कभी O के साथ और कभी कभी बनेगा MN के साथ बॉन्ड बनेगा NO2, कभी N के साथ बॉन्ड बनेगा कभी O के साथ बॉन्ड बनेगा। एक ही मॉलिक्यूल है जिसके कभी कभी O से कभी N से बन रहा है तो कभी C से कभी N से बन रहा है, तो इनको कहते हैं उभयदंती लिगेंड्स, ठीक है। और एम्बिडिएंट लिगेंड्स, एम्बिडिएंट आप लोग अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि एम्बिडिएंट की नेचर किसको कहते हैं, जो जल में भी रहता है पानी में भी रहता है उसको एम्बिडिएंट कहते हैं, ठीक है। एम्बिडिएंट यानी दो नेचर में रहता है, या जल, हम लोग मनुष्य क्या है सिर्फ स्थल पे रहता है यानी कि धरती पे के ऊपर रहता है, और कुछ कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो सिर्फ ज़मीन के अंदर रहते हैं, और कुछ कुछ की जो है जलीय जीव है तो जलीय सिर्फ जल में रहते हैं। लेकिन जो कुछ कुछ जीव है जैसे मेंढक है जल में भी रहता है और किस में रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उभयदंती कहते हैं, ठीक है। दोनों है, दोनों ही कैरेक्टर को शो करता है। तो ये दो तरफ से जब क्या करता है, लिगेंड्स बनाता है, तो इसको कहते हैं उभयदंती लिगेंड्स और एम्बिडिएंट लिगेंड्स, एम्बिडिएंट लिगेंड। बस इतनी ही बात समझने की जरूरत थी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी विलयन में मोलर चालकता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी विलयन में मोलर चालकता सबसे अधिक है। मोलर चालकता किस पे डिपेंड करेगा, मोलर चालकता डिपेंड करेगा, मोलर चालकता डिपेंड करेगा, मोलर चालकता और मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करेगा, सीधा सीधी लिखिए, डिपेंड क्या करेगा, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे, आयनों की संख्या पर, आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा। मोलर चालकता किस पर निर्भर करेगा, आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा। जो जितना ज़्यादा आयन बनाएगा उसका मोलर चालकता उतना अधिक होगा। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं कौन कितना ज़्यादा बनाता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेटेड स्फीयर जो है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट स्फीयर अगर ये पानी में जाता है, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट स्फीयर एक आयन होता है। कितना आयन होता है, ये एक आयन बनता है। ये कितना आयन बनता है, एक आयन। लेकिन इससे जो बाहर में है, जैसे बाहर में कितना है, Cl4 है, Cl4 है, कभी इधर रहता है K4 रहता है, समझे। तो ये लोग जो है, ये लोग जितना एलिमेंट दिख रहा है, Cl4 है तो 4 आयन बनेगा, K4 है तो 4 आयन बनेगा। समझ में ये बात, Cl4 है तो 4 आयन बनेगा, K4 है तो 4 आयन बनेगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर जितना है वो सारा कितना बनेगा, सिर्फ एक आयन बनेगा, ठीक है, एक आयन बनेगा। तो इसमें गिन लेते कितना है, Cl4 है और 1 5, इसमें टोटल कितना आयन बनेगा, 5। इसमें Cl3 है और 1 है यानी कि 4। इसमें Cl2 है और 1 है यानी कि 3। इसमें Cl1 है और 1 है यानी कि 2। किस में सबसे ज़्यादा आयन बन रहा है, पहले वाले में। तो आंसर क्या होगा, पहला वाला, ठीक है, PTNH36Cl4, PTNH36Cl4, ठीक है। तो नंबर 1 आंसर होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है K3CrOX3 में Cr का समन्वय संख्या क्या है। तो समन्वय संख्या कितना बॉन्ड बनाया है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उतना ही समन्वय संख्या होगा। कितना समन्वय संख्या होगा, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उतना ही समन्वय संख्या होगा। जितना कि जैसे कि मान लेते हैं ये एक मेटल है, इसके साथ अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है तो इसका समन्वय संख्या 4 होगा, और अगर 6 बॉन्ड बना हुआ है तो इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 6 होगा। तो इनमें देखिए कि कितना बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बड़ी बात है कि OX क्या है, पहले OX समझिए, ठीक है। OX रिप्रेजेंट है ऑक्सिलेट का, ऑक्सिलिक से आया ऑक्सिलेट, ऑक्सिलिक से आया ऑक्सिलेट, कार्बन C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये दोनों ही क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, जो मेटल है। क्या मेटल है यहाँ पे, Cr है, ठीक है।
तो एक OX कितना बॉन्ड बनाया? 2। एक OX कितना बॉन्ड बनाया? 2। कितना बॉन्ड? 2। टोटल कितना OX है? 3। बाहर वाले को ध्यान नहीं देना है, बाहर वाले को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अंदर वाले पे ही ध्यान देना है। क्या है? K है, K3 पे ध्यान नहीं देना है। अंदर क्या है? Cr है। OX के साथ कितना है? 3 है। और OX किसका रिप्रेजेंटेशन है? ऑक्सिलेट का, ठीक है, ऑक्सिलेट आयन का, ठीक है, ऑक्सिलेट, ठीक है, ऑक्सिलेट आयन है C11O- डबल, ठीक है। तो ऑक्सिलेट आयन क्या बनाएगा? एक Cr के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 3 ऑक्सिलेट कितना बनाएगा? 6 बॉन्ड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। Ni यानी निकल के साथ है Gly, इसमें भी क्या पूछा है? En बोला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला दिया हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, ठीक है। तो समन्वय यौगिक में जो दिया हुआ रहेगा तो क्या है वो फॉर्मूला? उस फॉर्मूला को आपको आना चाहिए तभी ये बनेगा, ठीक है। En बराबर होता है, याद रखिए, En बराबर होता है, क्या होता है? बराबर Z, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या होगा? Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होगा उसका दुगुना 2 करना है, ठीक है, उसका गुना 2 करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर वो है जो इलेक्ट्रॉन्स गया हुआ है मेटल से जो ऑक्सीडेशन नंबर गया है। जेड क्या है? जेड है परमाणु संख्या या परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या और एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखिए एक मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकला, समझे, n इलेक्ट्रॉन निकला तो मेटल पे n+ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा m कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अगर m अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो क्या हो जाएगा? अब जो भी मेटल था उसमें क्या होगा? उतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 गुना m इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आई बात? 2 गुना m इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इसमें क्या बोला है? Ni जिसका क्या है? Gly किसका रिप्रेजेंटेशन है? ठीक है, ये एटम क्या है? न्यूट्रल है। ये एटम क्या है? न्यूट्रल है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है न्यूट्रल है, ठीक है, बाहर में कोई चार्ज नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, कोऑर्डिनेशन संकुल पे कोई चार्ज नहीं है, समझे, समन्वय संकुल पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है? न्यूट्रल है। अब Gly किसका रिप्रेजेंटेशन है? पहले ये बताइए, क्या किसका रिप्रेजेंटेशन है ये Gly? इधर बता देता हूं Gly के बारे में, ठीक है। Gly इज शॉर्ट फॉर ग्लेशिंटो, ठीक है, जो कि क्या है? NH2 है, CH2 है, COO-, ठीक है। ये क्या है? ये है ग्लिसिंटो, जो कि क्या है? Gly का शॉर्ट फॉर्म है। अब ये कितना बॉन्ड बनाता है पहले बताइए? ये बनाता है 2 बॉन्ड। कितना बॉन्ड? एक तो यहां से बनाता है और एक ऑक्सीजन से, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो Gly 2 और टोटल कितना है? 2 2 दूनी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? Cn कितना हुआ? 2 गुना 2 4, ठीक है, 2 गुना 2 4। अब Ni निकेल का जेड का मान कितना है? निकेल का जेड का मान कितना है? 28। कितना मान है? 28। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर इसमें देखिए चार्ज कितना है? -1। चार्ज कितना है? -1। तो -1 इंटू 2 -2, तो इस पे आ जाएगा +2, -2 +2, ठीक है, -2 +2। अब आइए निकालते हैं। जेड आ गया 28, -2 ऑक्सीडेशन नंबर -2, उसके बाद प्लस 4 गुना 8, 4 गुना 8 कह रहे हैं, 4 गुना 2, 4 गुना 2 कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? बराबर करके 28 में से 2 गया 26, और 26 में से 8 जुड़ा कितना हो जाएगा? 34। कितना आ जाएगा? 34। तो ये 34 जो होगा
उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 34, कितना 34। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 33 में निम्नलिखित में से कौन सा CrCOX का सही मान होगा। CrCOX का कौन सही मान होगा। यहाँ पे EAN रूल को ही यूज करेंगे, EAN रूल को ही यूज करेंगे। COX क्या है, COX है, तो X का मान क्या होगा, ठीक है। EAN रूल क्या कहता है, EAN रूल क्या कहता है, EAN रूल क्या कहता है, EAN नियम क्या कहता है, EAN नियम कहता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है तो इसमें जो मेटल है, मेटल में जो होगा, मेटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा नेक्स्ट दिख रहा है, नेक्स्ट नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। यानी कि उसका EAN होगा नेक्स्ट नोबेल गैस, ठीक है। नेक्स्ट उत्कृष्ट गैस उसका क्या होगा, EAN होगा। तो ये कौन है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के नेक्स्ट कौन आता है, कोबाल्ट के नेक्स्ट कौन आता है, देखिए कोबाल्ट कौन है, यहाँ कोबाल्ट। कोबाल्ट के नेक्स्ट में कौन है, क्रिप्टन। क्रिप्टन का मान कितना है, 36। क्रिप्टन का मान कितना है, 36 है। तो ये क्या हो जाएगा, EAN बराबर कितना हो जाएगा, EAN बराबर क्या हो जाएगा, 36। EAN बराबर क्या हो जाएगा, 36। EAN बराबर क्या होगा, 36। EAN बराबर क्या हो जाएगा, 36। तो अब इस EAN का फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से। EAN बराबर क्या लिखे थे हम लोग, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, क्योंकि कोबाल्ट पे जो चार्ज होता है, CO पे जो चार्ज होता है, यहाँ CO कोबाल्ट नहीं है, CO कोबाल्ट नहीं है, ये Cr क्या है, क्रोमियम है। Cr क्या है, क्रोमियम है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उस पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो Cr पे भी चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये हो जाएगा Cr का ऑक्सीडेशन, Cr का Z क्या है, Cr का Z है 24, याद रखना पड़ेगा। Cr का Z कितना है, 24, यानी कि एटॉमिक नंबर Cr का, क्रोमियम का कितना है, 24 है। प्लस माइनस 0 प्लस कितना हो जाएगा, C इंटू और क्या है वो X है, बराबर कितना होगा, 36, बराबर कितना होगा, 36। तो अब यहाँ देखिए X बराबर निकालना है आपको, ठीक है। तो 2X बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24 बराबर 12। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6। तो X बराबर क्या आएगा, 6। कितना कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, 6। कितना कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ रहेगा, 6। आपको EAN रूल याद रखना है। अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो उसका EAN होगा नेक्स्ट किसके बराबर होगा, नेक्स्ट नोबेल गैस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, नेक्स्ट नोबेल गैस के बराबर होगा, ठीक है। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोबेल, यानी कि नॉर्मली क्या होगा, नेक्स्ट नोबेल गैस के बराबर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा संकर आयन प्रतिचुंबकीय है। संकर मतलब कॉम्प्लेक्स यानी कि कंपाउंड जो है वो क्या है, प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक मतलब क्या है, डायामैग्नेटिक मतलब डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, ठीक है। प्रतिचुंबकीय मतलब इसका सिंपल सा बात याद रखना है, एक ही वर्ड में याद रखना है। क्या याद रखना है, कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। डायमैग्नेटिक कौन होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ एक और बात समझने की बात है, अगर जो भी पढ़ा होगा, वैलेंस बैंड बॉन्ड थ्योरी पढ़ा होगा, समझिए बीबीटी पढ़ा होगा, और उसके बाद एमओटी पढ़ा होगा, ठीक है, जिसने भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा। इसमें आता है लिगेंड्स दो तरह के होते हैं। लिगेंड्स दो तरह के क्या क्या होते हैं, लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होते हैं वीक लिगेंड। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होते हैं वीक लिगेंड। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, क्या है, डी ऑर्बिटल है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, D4। मान लेते हैं ये क्या है, D4 है, ध्यान दीजिए D4 है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बारे में बात करें, ठीक है, लिगेंड्स, लिगेंड्स अगर कौन रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, कौन रहा, स्ट्रॉन्ग, और दूसरी तरफ वीक। तो वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड्स क्या करता है, इनके खाली जगहों को भरने का कोशिश करता है, अपने इलेक्ट्रॉन से इसके खाली जगहों को भरने का कोशिश करता है। लिगेंड्स क्या कोशिश करता है, इनके खाली जगहों को भरने का कोशिश करता है, किनके, एटम के खाली जगहों को भरकर क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पहले इनके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान लेते हैं X है और वीक लिगेंड मान लेते हैं Y है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पहले इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, युग्मित करेगा, युग्मित माने कि जोड़ा बनाएगा। उसके बाद X क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, X क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, समझ में बात। लेकिन Y क्या करेगा, Y इसको युग्मित नहीं करेगा, Y क्या करेगा, उसके आगे के खाली ऑर्बिटल्स पे बॉन्ड बनाएगा। Y क्या करेगा, उसके आगे के खाली ऑर्बिटल पे बॉन्ड बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देगा तब बॉन्ड बनाएगा, और वीक लिगेंड जो पेयर नहीं करेगा और बॉन्ड बनाएगा। इसमें उसका काम आएगा क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय के खोजना है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, समन्वय संकुल है, ठीक है, समन्वय यौगिक है। तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कौन है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, COF6 है, COF6 है, -6 -3 यानी +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +3, क्या आ जाएगा, +3। इसके लिए हमको रेड चाहिए, यहाँ रेड ले लेता हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, +3, ठीक है। अब इसमें देखिए ये +3 बाहर है, +3 अंदर आएगा, ठीक है। इसमें देखिए कोबाल्ट है, CO है, कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज हो जाएगा 0, ठीक है, चार्ज हो जाएगा 0। इसमें देखिए CuCl4 है, Cl +2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, ठीक है, ये हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर्स, ऑक्सीडेशन नंबर है। अब इनमें सब में देखिए Cr का क्या हो गया, डी में से कितना निकल गया, तो ये क्या बनेगा, 3D कितना बनेगा, क्रोमियम है, कितना है 6, 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो 6 में से 3 चला गया, 3 बचा हुआ है, 24 है ना, क्रोमियम 24 होता है ना, 4s1 3d5, जिसमें से 3 चला गया तो क्या हो जाएगा, 3d3 बचेगा। इसमें क्या है, कोबाल्ट कितना है, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, कोबाल्ट कितना है 27 है, तो क्या बचेगा इसका 3d4 क्या बचेगा 3d4, ठीक है। निकेल का क्या बचेगा 3d8 है, ठीक है। और कॉपर का 3d9 है, क्या है 3d9 है, क्या होगा 3d9 है, ठीक है। इसमें से बोला है कि कौन डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है, कौन डायामैग्नेटिक होगा। तो ध्यान दीजिए क्लोरीन, फ्लोरीन और क्या है NH3 सब क्या है, वीक लिगेंड्स है, क्या है, वीक लिगेंड्स है, क्या है, वीक लिगेंड्स है। क्लोरीन फ्लोरीन सब क्या है, वीक लिगेंड्स है। लेकिन CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोबाल्ट वाला CO नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ठीक है। तो इसका जो होगा D8 जो होगा, D8 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 अनपेयर्ड रहेगा। लिगेंड्स जब भी आएगा ये क्या करेगा, इसको भी पेयर कर देगा और आगे अपना बॉन्ड बनाएगा, समझ में आई बात। तो लिगेंड क्या करेगा,
इसके आगे अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसके आगे अपना बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें कोई भी पेयर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें 4 बॉन्ड बना हुआ है तो 4 इस तरह से रहेगा और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा कम से कम, टोटल 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या होगा, इसका जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या होगा, इसका जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, यानी कि युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और जो क्या है, डायमैग्नेटिक होने का शर्त है, जो डायमैग्नेटिक होने का शर्त है। पैरामैग्नेटिक होने का शर्त क्या है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना पैरामैग्नेटिक होने का शर्त है, अनुचुंबकीय होने का शर्त है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में ध्यान दीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, विच अमंग द फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बोला है तो फिर वही बात, सॉरी वो तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 35, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये बात आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ रहेगा, आपको याद रखना है। ये बी ऑप्शन है, आंसर होगा सही। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि Cu जो होता है क्या होता है, Cu बॉन्ड बनाता है किसके बाद, H2O के साथ, कितना, H2O के साथ 5 या 3, कितना है 3, SO4 के साथ 1, और ये बना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके साथ 2 H2O बाहर से, ठीक है, 2 H2O बाहर से। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये आता है अक्सर, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 के बाद 36 बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, 80 क्वेश्चंस दिया हुआ है सरकार ने। चलिए फिर भी हम लोग बनाएंगे, आपको हेल्प मिले, आप अपना क्वेश्चन चेक करें, इसके बेस पे प्रिपेयर होइए। इन बातों पे ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन संभावित है, भले हमको अभी मुश्किल लगता है, ठीक है, संभावित है तो आपको इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। कोई भी जो क्वेश्चन आने का संभावित होता है उसको आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, निकेल C2O4 जो कि क्या है, OX है, ऑक्सिलरी आयन था, हम बताए थे 3 4 माइनस में निकेल का समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या को बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, समन्वय संख्या को बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है। CuO4, ठीक है, ये 3 है, 4 माइनस है, समन्वय संख्या को बाहर से कोई मतलब नहीं है। हम अभी बनाए थे ऑक्सिलेट वाला, कहाँ गया ऑक्सिलेट वाला, ऑक्सिलेट वाला अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले, हाँ यहाँ देखिए, ये था ऑक्सिलेट वाला। ऑक्सिलेट कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सिलेट कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ किसके साथ बना रहा है, क्रोमियम के साथ बना रहा है, वहाँ किसके साथ बनाएगा, निकेल के साथ बनाएगा। ऑक्सिलेट कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। कितना ऑक्सिलेट है, 3 ऑक्सिलेट है, 2 गुना 3 कितना टोटल हो जाएगा, 6, तो 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। Cn कितना हो जाएगा, Cn बराबर 6 हो जाएगा, Cn बराबर क्या हो जाएगा, 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, समन्वय संख्या क्या होता है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होता है वही समन्वय संख्या होता है, ठीक है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वही क्या है, समन्वय संख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा, कौन अधिकतम आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा। इनमें से आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा, हम बोले क्या, आयनिक चालकता मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक चालकता, आयनिक कंडक्टिविटी क्या है, आयनिक चालकता, आयनिक कंडक्टिविटी थोड़ी देर पहले भी बताए, आयनिक चालकता और आयनिक कंडक्टिविटी बताए, जितना ज्यादा आयन कंडक्टिविटी उतना ज्यादा। मैक्स नंबर ऑफ आयन, मैक्स कंडक्टिविटी, मैक्सिमम कंडक्टिविटी, समझे, जितना ज़्यादा आयन होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। उसके अलावा और एक बात बताए, क्या बताए, ये संकुल जो है, संकुल पूरा संकुल कितना आयन होगा, 1 आयन, पूरा संकुल कितना आयन होगा, 1 आयन। बाकी यहाँ पे जितना लगा हुआ होगा उतना आयन, ठीक है, यहाँ पे N लगा हुआ है तो N आयन, ठीक है, और यहाँ पे मेटल्स अगर लगा हुआ है और M लिखा हुआ है तो ये क्या है, M आयन, ठीक है, यहाँ मेटल्स लगा हुआ है और M लिखा हुआ है तो M आयन है। यहाँ पे हैलाइड वगैरह लिखा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, N लगा हुआ है तो क्या है, N आयन है, ठीक है। और पूरा संकुल कितना है, 1 आयन है, सबको जोड़ देना है, किसको किसको जोड़ देना है, M+1 + N को जोड़ देना है, ठीक है। इसमें देखिए क्लोरीन बाहर में कितना है, 3 है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसमें क्लोरीन 2 बाहर में, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3,
इसमें कितना क्लोरीन बाहर है, कोई नहीं, एक। इसमें कितना है, इधर तो एक है और इधर एक, 4, 5, टोटल कितना हो जाएगा 5, इधर 4 और 1 5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। डी हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे के का जो है 4, K4 यानी कि के प्लस कितना बनेगा, 4K प्लस बनेगा और एक संकुल बनेगा। यहाँ 2 Cl माइनस बनेगा और ये जो संकुल है, ठीक है। यहाँ 3 Cl माइनस बनेगा और ये संकुल बनेगा और ये संकुल पूरा एक ही आयन बनेगा, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर। 38 नंबर बोला Ca+2 आयन के साथ एक अष्टफलकीय संकुल, अष्टफलकीय संकुल यानी कि ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अष्टफलकीय यानी कि 8 फेस होगा, ठीक है। संकुल बनाने के लिए कितने EDTA, 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 ठीक है, अणुओं की आवश्यकता होती है, EDTA, ठीक है। तो अष्टफलकीय बनाने के लिए तुमको कोऑर्डिनेट नंबर चाहिए, CN चाहिए कितना, 6। कोऑर्डिनेट नंबर कितना चाहिए, 6। अगर तुम्हारा 6 बॉन्ड बना हुआ है कोऑर्डिनेट, तो वो क्या बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा, क्या बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा। जैसे कि किसको अष्टफलकीय कहेंगे, ये मेटल है, मेटल के साथ कितना, 1 2 3 4 5 6 अगर लगा हुआ है, कोई 6 अगर लगा हुआ है तो ये क्या होगा, अष्टफलकीय हो जाएगा, ठीक है। लिगेंड्स है भाई, ठीक है, लिगेंड्स है, ये कितना हो गया, अष्टफलकीय, ये क्या कहेंगे इसको, अष्टफलकीय, ठीक है। अब रही बात EDTA, क्या है, EDTA को ध्यान से देखो, टोटल कितना चाहिए, CN 6। EDTA क्या है, इथाइल, इथाइलिन, ठीक है, डायमाइन, डायमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड। 4 एसीटेट से 4 बॉन्ड बनाता है, 2 अमाइन से 2 बॉन्ड बनाता है, समझे। 4 एसीटेट से 4 बॉन्ड बनाता है और 2 अमाइन से 2 बॉन्ड बनाता है। टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड। और इसको कितना बॉन्ड चाहिए, 6 बॉन्ड। तो कितना होगा, एक ही होगा। कितना होगा, एक ही आंसर होगा। कितना आंसर होगा, एक आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन किसके साथ बना हुआ है, नाइट्रोजन के साथ क्या बना हुआ है, एसिटेट। 4 एसिटेट जुड़ा हुआ है, यानी 4 एसिटेट किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बीच कौन जुड़ा हुआ है, इथाइलिन, CH2 उसके साथ फिर नाइट्रोजन, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ। इसके साथ एसिटेट किसको कहेंगे, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। अगला CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। इसके साथ देखो वैसा ही होगा, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। देखो एक O माइनस, 2 3 4 और यहाँ पे इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, टोटल 6 बॉन्ड। इसी को कहते हैं EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। और ये 6 बॉन्ड बनाएगा और इसको Ca को 6 बॉन्ड चाहिए, किसके लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, 6। टोटल कितना बन जाएगा, ओह सॉरी, टोटल हो जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कितना EDTA चाहिए, एक ही EDTA काफ़ी है। कितना EDTA काफ़ी है, एक EDTA। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, CO क्या है, कोबाल्ट है। H2O6 है, Cl2, ठीक है। कि जलीय विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, कितने आयन उत्पन्न होंगे, हम क्या बोले, संकुल हमेशा एक आयन होगा और इसके बाहर जितना होगा N इधर और इधर मेटल जितना होगा M इधर, ठीक है। यहाँ क्या है, इस बार तो कुछ नहीं है, लेकिन इस बार कितना है, Cl2 है। क्या है ये, CO H2O
6 और इधर है Cl2, ठीक है। तो ये तो 2 बनेगा और ये पूरा 1 बनेगा, टोटल कितना हुआ 3 बनेगा, टोटल कितना बनेगा 3। तो 3 जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इस बच्चे ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सारे क्वेश्चन को सही किए, एक को छोड़कर, जो भी बच्चा ये बनाया है जिससे मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एल्युमिनियम के समन्वय संख्या। एल्युमिनियम का समन्वय संख्या कितना होता है, Al। एल्युमिनियम का समन्वय संख्या पूछा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का समन्वय संख्या कितना होगा, कैसे निकालोगे। एल्युमिनियम कैसा स्ट्रक्चर बनाता है ये तुमको याद रखना पड़ेगा। एल्युमिनियम स्ट्रक्चर बनाता है क्या, FCC, समझे, फेस सेंटर। फेस सेंटर में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है फेस सेंटर में, कितना होता है 12। फेस सेंटर में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है। नहीं, फेस सेंटर में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है। फेस सेंटर में क्या होता है, कोई एक मेटल है चारों तरफ फेस से जुड़ा हुआ, एक तो चारों तरफ हुआ, एक ऊपर है और एक नीचे, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक मेटल है, इसके चारों तरफ फेस में लगेगा, टोटल फेस कितना होता है क्यूब में, क्यूब में फेस 6 होता है, क्यूब में फेस 6 होता है और सारे फेस पे एक एक एटम रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। तो एल्युमिनियम कितना बना लेगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। फेस सेंटर में, ठीक है, 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, कितना नंबर हो गया 40 नंबर हो गया, ठीक है। 40 नंबर हो गया तो फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे। ऐसे बीच में रेस्ट लेने का होता है क्योंकि बार बार बोलने से क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। प्यास लगती है, बार बार बोलने से क्या होता है, क्योंकि एयर्स के साथ क्या होता है, वेपर मॉलिक्यूल्स जो होता है बॉडी से बाहर निकलता है, जिसके कारण से क्या होता है वाटर लेवल क्या होता है डाउन जाता है ज़्यादा बोलने से। इसके कारण से क्या करना पड़ता है, पानी वानी पीना पड़ता है। तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, फिर से शुरू करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट 41 से 60, फिर 61 से 80, तब तक के लिए ठीक है। तो अब तक 30 तक का क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं।